स्वागत। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के हिंदी सारांश से कुछ दिलचस्प विचारों पर गौर करेंगे। ये किताब इस बारे में है कि कैसे पैसों से जुड़े हमारे फैसले जो हैं वो अक्सर ठंडे तर्क या गणित से नहीं चलते। हाँ, बल्कि हमारी भावनाओं से, हमारे पूर्वाग्रहों से, हमारे व्यवहार से चलते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है पैसों को लेकर हमारी जो सोच है, आदतें हैं, उनसे जुड़ी मुख्य सीखों को समझना, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ बेहतर कर सकें। सही है। तो चलिए इसे खोलते हैं। पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो किताब कहती है, पैसा कमाना और पैसा संभाल कर रखना, हाँ, ये दो बिल्कुल अलग खेल हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। लगता है कि जो कमाना जानता है वो संभालना भी जानता होगा, पर लेखक कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। कमाना शायद आक्रामक होने की, जोखिम लेने की मांग करता हो, पर उसे टिकाए रखने के लिए क्या चाहिए? ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंतर है और अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। पैसा कमाने के लिए शायद आपको बाजार की तेजी का फायदा उठाना पड़े, है ना? कोई खास हुनर चाहिए हो, लेकिन उस कमाए हुए पैसे को बचाए रखने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से अलग मानसिकता चाहिए। अच्छा। धैर्य चाहिए, थोड़ी सी आशंका, मतलब बेवजह का रिस्क ना लेना, और लंबी अवधि की सोच। कमाल की बात है कि कई बार जो गुण आपको पैसा कमाने में मदद करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा आत्मविश्वास या बहुत ज्यादा जोखिम लेना, वही उसे गंवाने का कारण भी बन सकते हैं। पैसा संभालने के लिए हुनर से ज्यादा अनुशासन और कह सकते हैं स्वभाव का ज्यादा महत्व है। यहाँ एक और पेचीदा विचार आता है, भाग्य और जोखिम। हाँ, हम अक्सर सफल लोगों को देखते हैं और सोचते हैं, वाह क्या मेहनत है, क्या दिमाग है, सब कुछ इनकी वजह से हुआ। लेकिन ये किताब याद दिलाती है कि हर सफलता में ना भाग्य का एक अनदेखा हाथ होता है। बिल्कुल। जैसे बिल गेट्स का उदाहरण दिया जाता है। बेशक वो जीनियस थे, पर वो एक खास समय में थे, एक खास माहौल में थे, जहां उनके हुनर को फलने फूलने का मौका मिला। सही बात है। उसी तरह हर असफलता सिर्फ हमारी गलती नहीं होती, उसमें हालात मतलब दुर्भाग्य उसका भी बड़ा हिस्सा हो सकता है ना? कोई अच्छा निवेश भी तो बाजार के अचानक गिरने से डूब सकता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इसका हमारे नजरिए पर क्या असर पड़ना चाहिए फिर? भाग्य और जोखिम की भूमिका को मानना, इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा है। जब हम मानते हैं कि सफलता पूरी तरह से सिर्फ हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो ये हमें विनम्र बनाता है। हम अपनी कामयाबियों पर जरूरत से ज्यादा इतराते नहीं। और ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जब हम असफलता में दुर्भाग्य के तत्व को पहचानते हैं, तो हम खुद को या दूसरों को बेरहमी से कोसने के बजाय ज्यादा लचीलापन दिखाते हैं, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। अच्छा। हम स्थिति से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। निवेश में तो ये समझ खास तौर पर जरूरी है। ये हमें उस हाइंडसाइट बायस से बचाता है, मतलब बाद में तो सब समझ आ ही जाता है वाली सोच से, और हमें याद दिलाता है कि भविष्य अनिश्चित है। हर फैसले में जोखिम जुड़ा है, चाहे कितनी भी रिसर्च कर लें आप। अगली बात है ये जानना कि कितना काफी है। उफ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। स्रोत के अनुसार हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, खासकर आज की दुनिया में। हाँ। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फिल्टर्ड संस्करण दिखा रहा है। हाँ। तो हमें हमेशा लगता है कि हमारे पास जो है वो कम है। एक बेहतर कार, एक बड़ा घर, एक और शानदार छुट्टी, ये दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। सही बात है। किताब सवाल करती है, क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आपकी अपनी खुशी और संतुष्टि के लिए वास्तव में कितना काफी है? क्योंकि लेखक का मानना है, अमीर वही है जिसे संतोष है। काफी की सीमा तय करना आज के उपभोक्तावादी समाज में शायद सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौतियों में से एक है। विज्ञापन, तुलना और हमेशा और ज्यादा की चाहत, ये हमें एक अंतहीन ट्रेडमिल पर दौड़ाती रहती है। और असल में काफी की सीमा तय न कर पाना ही हमें दौलत के सबसे बड़े फायदे यानी आजादी से दूर रखता है, क्योंकि हम हमेशा अगली चीज के पीछे भागते रहते हैं। संतोष सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये एक रणनीतिक वित्तीय लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये हमें बाहरी चीजों पर निर्भर होने के बजाय आंतरिक शांति और नियंत्रण देता है। जब जरूरतें पूरी हो और मन शांत हो, वही तो सच्ची अमीरी है। पर ये सीमा तय करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या ये सिर्फ बाहरी दबाव है या हमारे अंदर भी कुछ ऐसा है जो हमें हमेशा और ज्यादा की ओर धकेलता रहता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बाहरी दबाव तो है ही, सामाजिक तुलना, विज्ञापन, ये सब एक बड़ा कारक है। हाँ। हम लगातार ऐसे संदेशों से घिरे रहते हैं जो हमें बताते हैं कि खुशी अगली खरीद में है। हाँ। लेकिन इसका एक आंतरिक पहलू भी है। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। मतलब हमें अच्छी चीजों की आदत पड़ जाती है
और फिर उसी स्तर की खुशी पाने के लिए हमें कुछ और चाहिए होता है, कुछ बेहतर। अच्छा। संतुष्टि का अभ्यास करना मतलब जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होना और अपनी ज़रूरतों को अपनी इच्छाओं से अलग करना इस ट्रेडमिल से उतरने का एक तरीका हो सकता है। सही है। अब बात करते हैं लंबे समय के खेल की। हाँ। पैसा बनाने का असली तरीका, जैसा कि स्रोत बताता है, वो धीमी आंच में पकने जैसा है। ये कोई माइक्रोवेव रेसिपी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। कंपाउंडिंग की ताकत, मतलब आपके निवेश पर मिला रिटर्न जब खुद रिटर्न कमाने लगता है, वो अद्भुत है, लेकिन उसका असर दिखने में सालों लगते हैं। हाँ, सालों। इसके लिए धैर्य चाहिए, टिके रहने की क्षमता। सोचिए, अगर कोई 25 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए निवेश करे और उसे औसतन 12% सालाना रिटर्न मिले, तो 60 की उम्र तक वो 1 करोड़ से ज्यादा जमा कर सकता है। कमाल है। लेकिन अगर वही व्यक्ति 10 साल देर से शुरू करे, मान लीजिए 35 की उम्र में, तो उसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे लगभग 3 गुना ज्यादा मासिक निवेश करना होगा। ओह। समय ही सबसे बड़ा खिलाड़ी है। जल्दी अमीर बनने की चाह अक्सर लोगों को खतरनाक शॉर्टकट लेने पर मजबूर करती है, जिससे अंत में नुकसान ही होता है। कंपाउंडिंग ना गणित से ज्यादा व्यवहार का इम्तिहान है। अच्छा, कैसे? इसका सिद्धांत सरल है, लेकिन इसे अमल में लाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम इंसानों में वर्तमान पूर्वाग्रह होता है, प्रेजेंट बायस। हम तत्काल संतुष्टि चाहते हैं। हाँ, अभी चाहिए सब कुछ। बिल्कुल। लंबे समय तक धैर्य रखना, खासकर जब बाजार में गिरावट हो रही हो या जब दोस्त किसी हॉट टिप से जल्दी पैसा बनाते देखें, बहुत कठिन हो सकता है। सही बात है। कंपाउंडिंग का जादू देखने के लिए अनुशासित रहना और भावनाओं में बहकर फैसले न लेना अनिवार्य है। ये उन लोगों के लिए है जो मैराथन दौड़ने में विश्वास रखते हैं, ना कि 100 मीटर की स्प्रिंट में। लंबी अवधि का निवेश दरअसल अपने भविष्य के स्व पर आज के स्व को तरजीह देना है। और बचत की ताकत, ये एक ऐसा विचार है जिसे अक्सर कम आंका जाता है, मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल। किताब इस बात पर जोर देती है कि आपकी आय कितनी है, ये जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप उस आय का कितना प्रतिशत बचाते हैं। आपकी बचत दर, सेविंग रेट। हाँ, वो बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति लाखों कमा सकता है, पर अगर उसका खर्च भी उतना ही है, तो वो वित्तीय रूप से मजबूत नहीं है। सही। वहीं एक सामान्य आय वाला व्यक्ति भी अगर लगातार अपनी आय का मान लीजिए 20-25% बचाता है, तो वो धीरे धीरे एक मजबूत वित्तीय आधार बना सकता है। संदेश बहुत साफ है, आपकी वित्तीय सफलता आपकी कमाई से ज्यादा आपकी बचत की आदत पर निर्भर करती है। हाँ, और बचत दर का सीधा संबंध वित्तीय नियंत्रण और लचीलेपन से है, फ्लेक्सिबिलिटी से। ऊंची बचत दर का मतलब है कि आपकी आय और आपके खर्चों के बीच एक बड़ा अंतर है, एक कुशन है। ये अंतर ही आपको विकल्प देता है। ये आपको अप्रत्याशित घटनाओं जैसे नौकरी छूटना, कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई बड़ा खर्च, इनका सामना करने की क्षमता देता है, बिना कर्ज में डूबे। ये आपको अवसर मिलने पर जोखिम उठाने की आज़ादी भी देता है, जैसे अपना बिजनेस शुरू करना या कोई नया हुनर सीखना। अच्छा। बचत दर बढ़ाना अक्सर आय बढ़ाने से ज्यादा हमारे नियंत्रण में होता है, क्योंकि हम अपने खर्चों को ज्यादा सीधे तौर पर नियंत्रित कर सकते हैं। ये आपको अपनी जिंदगी का ड्राइवर बनाता है, न कि सिर्फ एक यात्री। यहाँ एक बहुत गहरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण विचार आता है। असली अमीरी पैसे से खरीदी जाने वाली चीजें नहीं है, बल्कि आजादी है। हाँ। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा पैसा मतलब बड़ी कार, महंगा फोन, शानदार घर। लेकिन लेखक तर्क देते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है। ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए, सुबह उठकर ये तय कर पाना कि आज आप क्या करना चाहते हैं, किसके साथ काम करना चाहते हैं या बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, ये कितनी बड़ी शक्ति है। सच में। असली सुख शायद इसी स्वायत्ता में है, अपने हिसाब से जिंदगी जीने में। ये विचार शुरू में थोड़ा अटपटा लग सकता है ना? बिल्कुल। ये पारंपरिक सोच से हटकर है। अपने समय पर नियंत्रण को दौलत का शिखर मानना, ये मानसिकता में एक बड़ा बदलाव है। ये हमारा ध्यान बाहरी चीजों मतलब भौतिक संपत्ति से हटाकर आंतरिक स्थिति पर लाता है, स्वायत्ता, शांति, संतुष्टि। तो ये ज्यादा टिकाऊ क्यों है? ये दौलत का एक ज्यादा टिकाऊ रूप इसलिए है क्योंकि महंगी चीजों से मिलने वाली खुशी अक्सर अस्थायी होती है। वही हेडोनिस्टिक ट्रेडमिल वाली बात। अच्छा, हाँ। लेकिन अपने जीवन और समय पर नियंत्रण होने से जो मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है, वो ज्यादा गहरी और स्थायी होती है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस पर कि आप अपनी जिंदगी कैसे जी सकते हैं। एक और व्यावहारिक सलाह जो किताब देती है, दिखावा मत करो। हाँ, ये भी अहम है।
कई लोग अमीर दिखने के लिए खर्च करते हैं। महंगी घड़ियां, डिजाइनर कपड़े, शानदार पार्टियां, ये सब अक्सर इसलिए होता है ताकि दूसरों को लगे कि वो कितने सफल और अमीर हैं। कभी कभी तो लोग इसके लिए कर्ज भी ले लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन किताब कहती है कि असली दौलत अक्सर वो होती है जो दिखती नहीं। वो बैंक खातों में, निवेशों में, रियल एस्टेट में छिपी होती है। अमीर लोग चुपचाप संपत्ति बनाते हैं, उसे दिखाते नहीं। ये दिखावे के लिए खर्च, जिसे अंग्रेजी में कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन कहते हैं, और चुपचाप दौलत बनाने के पीछे की साइकोलॉजी बहुत दिलचस्प है। दिखावे का खर्च अक्सर असुरक्षा से आता है, सामाजिक स्वीकृति की गहरी चाह से या दूसरों से आगे निकलने की होड़ से प्रेरित होता है। अच्छा। ये वापस उसी काफी वाली बात से जुड़ता है, जब आपको पता नहीं होता कि कितना काफी है तो आप दूसरों को देखकर अपनी सीमा तय करने लगते हैं। सही। वही चुपचाप निवेश करना लंबी अवधि की सोच, अनुशासन और इस समझ को दर्शाता है कि सच्ची दौलत का लक्ष्य दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं है, बल्कि अपनी और अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा और आजादी सुनिश्चित करना है। ये समझना जरूरी है कि जब कोई महंगी कार चला रहा है तो हमें उसकी अमीरी का नहीं, बस उसे कार की कीमत का पता चलता है। हो सकता है उसके पीछे भारी कर्ज हो। सच्ची संपत्ति अदृश्य होती है। और आखिर में एक बुनियादी सच्चाई जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए, पैसे को लेकर हर किसी की सोच और अनुभव अलग होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कोई दो लोग पैसे को एक ही नजरिए से नहीं देखते। जिसने बचपन में तंगी देखी है, उसका पैसे के प्रति रवैया उस व्यक्ति से बहुत अलग होगा जो हमेशा संपन्न माहौल में पला बढ़ा है। बिल्कुल। जिसने शेयर बाजार में अपना सब कुछ गंवाया है, उसकी जोखिम लेने की क्षमता उस नौजवान निवेशक से अलग होगी जिसने सिर्फ बढ़त देखी है। सही बात है। इसलिए जो वित्तीय सलाह एक व्यक्ति के लिए रामबाण है, वो दूसरे के लिए जहर भी हो सकती है। ये बिंदु व्यक्तिगत वित्त यानी पर्सनल फाइनेंस के व्यक्तिगत पहलू पर जोर देता है। कोई एक जादुई फॉर्मूला या सबके लिए एक ही समाधान जैसी चीज होती ही नहीं है। किसी दोस्त, पड़ोसी या किसी फाइनेंस गुरु की नकल करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनकी परिस्थितियां, उनके लक्ष्य, उनकी जोखिम सहने की क्षमता आपसे बिल्कुल अलग हो सकती है। हाँ। सबसे अच्छी वित्तीय योजना वो है जो आपके अपने अनूठे अनुभवों, लक्ष्यों और स्वभाव के अनुरूप हो। इसका मतलब है कि दूसरों की सुनने के साथ साथ खुद को समझना, अपनी मनी स्टोरी, अपने डर, अपनी आकांक्षाएं शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो इस सारी बातचीत का सार क्या निकलता है? लब्बो लुबाब क्या है? ये किताब हमें यही समझाती है कि पैसा सिर्फ नंबरों और चार्ट्स का खेल नहीं है। ये काफी हद तक हमारे दिमाग का, हमारी भावनाओं का, हमारे व्यवहार का खेल है। बिल्कुल। हमारी उम्मीदें, हमारा डर, हमारा लालच, हमारा धैर्य, हमारा अहंकार, ये सब हमारे वित्तीय फैसलों पर गहरा असर डालते हैं। हाँ, बहुत गहरा। जो लोग पैसों के साथ अपने रिश्ते को समझते हैं और धैर्य, संतोष और अनुशासन जैसे गुणों को अपनाते हैं, वही लंबे समय में सच्ची वित्तीय सफलता और शांति पाते हैं। सही कहा। असली अमीरी बैंक बैलेंस के आंकड़ों से ज्यादा आर्थिक आजादी और मन की शांति में है। जैसा कि किताब का मुख्य संदेश है, अमीर बनने के लिए सिर्फ आय बढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि सही सोच विकसित करना, धैर्य रखना और पैसों के साथ एक स्वस्थ, समझदार रिश्ता बनाना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और ये समझना कि पैसों से जुड़े हमारे फैसलों के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये शायद किसी जटिल निवेश रणनीति को रटने से भी ज्यादा मूल्यवान है। हमने देखा कि कैसे भावनाएं हमारी वित्तीय यात्रा को चला सकती हैं। लालच हमें बिना सोचे समझे जोखिम लेने पर मजबूर कर सकता है। डर हमें अच्छे मौकों से दूर रख सकता है। धैर्य हमें कंपाउंडिंग का अविश्वसनीय लाभ दिला सकता है। और संतोष हमें उस अंतहीन दौड़ से बचा सकता है जो अक्सर तनाव और नाखुशी लाती है। ये जानना कि क्या करना चाहिए, ये जरूरी है, पर ये समझना कि हम वैसा क्यों नहीं कर पाते या क्यों गलत फैसले ले लेते हैं, ये असली बदलाव ला सकता है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में रह जाता है, जिस पर शायद हम सबको अकेले में सोचना चाहिए। हाँ। अगर पैसे के साथ हर किसी का अनुभव इतना व्यक्तिगत और अनूठा है, हाँ, तो क्या अपनी खुद की मनी स्टोरी, मतलब पैसे से जुड़े हमारे अपने गहरे विश्वास, हमारी बचपन की सीखें, हमारे शायद अनजाने पूर्वाग्रह, इनको ईमानदारी से समझना और इनका सामना करना, यही वास्तविक वित्तीय कल्याण और सच्ची आजादी हासिल करने की दिशा में पहला और शायद सबसे जरूरी कदम नहीं है? ये बहुत गहरी बात है। शायद दूसरों की नकल करने या किसी फॉर्मूले को अपनाने से बेहतर रास्ता
खुद के पैसे के मनोविज्ञान को समझना है। बिल्कुल, खुद को जानना सबसे जरूरी है। इस गहरी और व्यावहारिक चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।